दोस्तों, बायोलॉजी की रैपिड फास्ट सीरीज के अंदर आज हम दो ह्यूमन सिस्टम को ले रहे हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। लगभग एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस रहता है, तो आज मैं आपको अभी रैपिड फास्ट तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्चुअली आपको क्या याद करना है और एग्जाम देते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको सबसे पहले चीज आपको पता होनी चाहिए हमारी एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? ओके, का मार्ग। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल का मार्ग। बहुत सी बार ट्रैक पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? ओरल कैविटी। ओके, ओरल कैविटी के बाद किसका नंबर आता है? मैंने कहा आपको फेरिंग्स, देन इसोफेगस। ओके, सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद मैंने कहा ग्रसनी, देन ग्रसिका। क्लियर? बट आज के टाइम में इसोफेगस, फेरिंग्स यही वर्ड फेमस है। देन स्टोमक, ओके, आमाशय, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जेजेनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत्र जिसके अंदर सिक्कम, देन कॉलन, देन रेक्टम। ओके, देन एनल कैनाल, एनल कैनाल, देन एनस। इस तरह से ये पूरा ट्रैक रहता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्लियर? ओके, उसके बाद ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक बताया उसमें बहुत सी बार पूछ लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट क्या। वेरी सिंपल। अब हमें यहाँ पर बोलो सलेवरी ग्लैंड। ओके, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो सलेवरी ग्लैंड के बारे में क्या क्या बात पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा, 3 पेयर होती है। ओके, उसके बाद इनका जो सीक्रेशन होता है, स्त्रावण जो होता है उसको स्लाइवा कहते हैं, लार कहते हैं। ओके, लार। और सलेवरी ग्लैंड एक्चुअली 3 पेयर होती है और एक्सोक्राइन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो तीनों सलेवरी ग्लैंड कौन सी है। एक बात, उनकी बोलो पोजीशन क्या है ओरल कैविटी में, और वो कौन सी डक्ट उनसे संबंधित होती है। तो नंबर 4th पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा नेम ऑफ सलेवरी ग्लैंड। ओके, यहां पर बता रहा हूं उसकी स्पेसिफिक डक्ट, देन यहां पर पोजीशन। क्लियर? तो सलेवरी डक्ट में एक होती है सब बोलो मैंडिबुलर। ओके, जिसको सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, सलेवरी ग्लैंड। एक होती है सब लिंगुअल और एक होती है पेरोटिड। क्लियर? इस तरह से 3 होती है, पेरोटिड लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि और सब मैंडिबुलर। क्लियर? मैंडी, ओके, बुलर, मैंडिबुलर लार ग्रंथि। इसको अधोजीवा, इसको कर्णमूल कहते हैं, लेकिन अब यही नाम पॉपुलर है। डक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जनरली जो होती है उनकी डक्ट ग्लैंड के नाम पे होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो तीनों सलेवरी ग्लैंड है इनकी डक्ट साइंटिस्टों के नाम पर है, इसलिए एग्जाम में पूछते हैं। क्लियर? ओके, इसकी होती है वाटर्स डक्ट। बोलो क्लियर?
ओके, कौन सी होती है? वाटन्स नलिका। इसकी होती है, मैंने कहा, रिवेनियस डक्ट। क्लियर? रिवेनियस डक्ट, रिवेनियस नलिका। और इसकी होती है स्टेंसन डक्ट। क्लियर? स्टेंसन डक्ट। क्लियर? नलिका। उसके बाद ये जो सब मैंडिबुलर है वो कहाँ होती है? एट जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। क्लियर? अपर एंड लोअर जॉ, ऊपरी तथा निचली जबड़े के जंक्शन पे होती है। सब लिंगुअल नाम से पता चल रहा, बिलो टंग, जीभ के नीचे। ओके। पेरोटिड होती है वो बिलो ईयर, कान के नीचे। ये कान के नीचे होती है। ओके। और ये क्या होती है? बोलो, जीभ, जीवा के नीचे। ठीक है? ये ऊपरी और निचली जबड़े के जंक्शन पर। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सब मैंडिबुलर की डक्ट वाटन्स है, वाटन्स की ग्लैंड सब मैंडिबुलर एग्जाम में आ गया तो कैसे याद रखेंगे? अगर मैंने आपको बताई तो बुक्स में लिखा होता है, लॉजिक सीखो। क्लियर? जो कंटेंट फिक्स होते हैं उनको भी याद करने का तरीका होना चाहिए। आपको मैंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें एक का नाम लो तो दूसरा चला आता है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं आपको कभी बोलूं लेफ्ट तो उसका रिलेशन किसका होगा? राइट से। मैन, वुमेन, तो आप यहाँ देखो, सब मैंडिबुलर, सब बोलो मैक्सिलरी की जो डक्ट है वो वाटन्स डक्ट है। क्लियर? मैंने कहा लिंगुअल लेफ्ट राइट, यानी हम कैसे कर रहे हैं कि इसका रिलेशन इसके साथ, लेफ्ट का राइट के साथ। और अच्छे से स्टडी करते हो तभी आप क्या होते हो? पास होते हो। क्लियर? तो पेरोटिड की कौन सी है? स्टेंसन। क्लियर? तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद जो पेरोटिड है, पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड। ओके। बच्चों में वायरस, क्लियर, ओके, का इन्फेक्शन, संक्रमण, क्लियर, होने से मप्स रो डिजीज, कनफड़े रोग हो जाता है। क्लियर? ओके। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मप्स डिजीज बच्चों में बोलो किसका वायरस का इन्फेक्शन होने से, कौन सी ग्लैंड में? बोलो आपका पेरोटिड ग्लैंड में। क्लियर? किसका? वायरस का। क्लियर? और जो आपका टाइलिन एंजाइम है, ओके, का स्त्रावण यही पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड करती है। क्लियर? ओके, द्वारा। और टाइलिन एंजाइम करता क्या है? ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। इसीलिए इस टाइलिन एंजाइम को क्या कहा जाता है? इसको स्लेवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लेवरी एमाइलेज। क्लियर? आई होप आपको सारी बातें किसके बारे में? स्लेवरी ग्लैंड के बारे में समझ में आई होगी। क्लियर? उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तीसरा पॉइंट हमें टीथ के बारे में पता होना चाहिए, दांत। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, टीथ फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है 2 1 2 3 2 1 2 3। ओके, मल्टीप्लाई 2। ये वाला इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हमेशा टीथ फॉर्मूला हाफ अपर जो, ओके, और हाफ लोअर जो को बताता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर है वो इधर भी होगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये 2 1 2 3 2 1 2 3, क्लियर? ओके, 2 1 2 3 2 1 2 3। तो टोटल इंसाइजर कितने होंगे? बोलो 8। बोलो आपका कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 6। क्लियर? टोटल 32 टीथ होते हैं। क्लियर? यहीं पर आपको मैंने कहा कि रैबिट का टीथ फॉर्मूला भी कम से कम आपको याद होना चाहिए। ओके, जो रैबिट का टीथ फॉर्मूला होता है
वो मैंने कहा 20 33 10 23 क्लियर मल्टीप्लाई 2 क्लियर ओके। यानी इसके अंदर आपका कैनाइन टीथ एब्सेंट होता है क्लियर। तो एक तो ये चीज़ पता चली। उसके बाद टीथ में आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के हैं, एक टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ क्लियर। यानी टीथ के अंदर दो कैटेगरी कर सकते हैं, एक हम कर दे क्या बोलो टेम्परेरी टीथ क्लियर, एक मैंने करा यहां पर परमानेंट टीथ क्लियर। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उन्हें डाई फायोडोंट कहते हैं, द्विबार दंती, साल बोलो लाइफ में दो बार आने वाले हैं। और ये मोनो ओके फायोडोंट एक बार दंती क्लियर, एक बार दंती एक ही बार आता है, वो दो बार आते हैं क्लियर। ये स्थायी होते हैं, ये स्थायी होता है क्लियर। अगर मैं बात करूं नंबर 1 टोटल ये कितने होते हैं 20 टीथ क्लियर, और ये होते हैं 12 टीथ। उसके बाद एग्जाम्पल क्या होते हैं तो इंसाइजर कैनाइन और मोलर क्लियर, किसको छोड़कर एक्सेप्ट लास्ट मोलर क्लियर ओके, जो विजडम टीथ होता है उसको छोड़कर। और इधर परमानेंट टीथ की बात करें तो प्री मोलर और लास्ट मोलर क्लियर, और जो लास्ट मोलर होता है उसको क्या कहते हैं विजडम टीथ ओके। तो अगर मुझे कोई टेम्परेरी टीथ का या डाइफायोडोंट का फॉर्मूला पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2102 मल्टीप्लाई 2, इसीलिए नंबर 20 है। इनका फॉर्मूला क्या होगा 0021 मल्टीप्लाई 2, इसलिए इनका नंबर 12 है ओके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। टीथ के अंदर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आपको वाइट वाइट ऊपर नज़र आता है सफ़ेद सफ़ेद, वो क्या है इनेमल ओके। और इनेमल क्या होता है हार्डेस्ट मैंने कहा सब्सटेंस क्लियर ऑफ बॉडी, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है क्लियर ओके। शरीर का सबसे मैंने कहा कठोरतम पदार्थ इनेमल होता है, जो हमारे दांत की रक्षा करता है क्लियर ओके। इसी तरह से अगर एग्जाम में पूछे मैक्सिमम पार्ट क्लियर ऑफ टीथ, दांत का अधिकांश भाग कौन होता है तो डेंटिन होता है, इसीलिए दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं डेंटिस्ट कहते हैं क्लियर। तो मैंने थर्ड पॉइंट में पूरे दांत का लॉजिक बता दिया, इतना पता रहोगे तो काम हो जाएगा। देन मैंने कहा टंग, जिव्या की बात करें तो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, और टंग के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये आगे का पार्ट ओरल देन फेरेंजियल, इसके अंदर पेपिला लगे होते हैं ओके। जो बड़ी वाली साइज के पेपिला होते हैं वो बोलो आपका पोस्टीरियर साइड की तरफ होते हैं क्लियर। इस तरह से 3 पेपिला होते हैं ठीक है, इनको बोलते हैं सर्कमवेलेट पेपिला क्लियर। सर्कम मैंने कहा वेलेट पेपिला क्लियर। परिव्रंत ठीक है, परिव्रंत मैंने कहा अंकुर क्लियर। और इसी तरह से ये होते हैं फंगीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला बोले तो कवक ओके, रूपी अंकुर। ये होते हैं फिलीफॉर्म पेपिला क्लियर, फिलीफॉर्म पेपिला ओके, सूत्राकार अंकुर। और जो फिलीफॉर्म पेपिला होते हैं इन पे क्या होता है टेस्ट बर्ड्स क्या होती है एब्सेंट क्लियर। चलो ये लॉजिक भी समझ में आया। और टंग के अंदर आपको एक और लॉजिक पता होना चाहिए एरिया और ओके। मैंने कहा ये जो टंग होती है ठीक है, ये सबसे आगे वाला किसके लिए होता है मीठे के लिए एपिकल ओके। देन नमकीन के लिए होता है सॉल्ट्री सब एपिकल। देन साइड वाला खट्टे के लिए होता है ओके। और सबसे लास्ट वाला पोस्टीरियर वाला पार्ट जो होता है वो मीटर मतलब कड़वे के लिए होता है क्लियर ओके। ये कौन सा पोस्टीरियर, ये लेटरल, ये एपिकल, ये सब एपिकल।
तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको मैंने कहा कि हमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, तो 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। तो यहाँ पर मैंने कहा नेम ऑफ ग्लैंड, नेम ऑफ ग्लैंड। ओके, यहाँ पर नेम ऑफ जूस। ओके, नेम ऑफ जूस कि भाई वो किस रस का स्त्राव करते हैं। ओके, उसके बाद पीएच ऑफ जूस कि भाई हर एक रस की पीएच क्या है। और उसके बाद केमिकल कंपोजिशन, क्लियर। ओके, ऑफ जूस, यानी यहाँ पर एक चार्ट बना रहे हैं। यहाँ पर बोलो पाचन ग्रंथि, क्लियर, का नाम आ जाएगा या रस का नाम आ जाएगा या रस की पीएच आ जाएगी और यहाँ पर रस का रासायनिक संगठन आ जाएगा, क्लियर। ओके, तो सबसे पहला हमने लिखा यहाँ पर स्लेवरी ग्लैंड। ओके, स्लेवरी ग्लैंड जो है उसका नेम ऑफ जूस स्लाइवा है और हल्का एसिडिक 6.8 कर सकते हैं। और इस जूस के अंदर वाटर होता है, टाइलिन एंजाइम होता है जिसको स्लेवरी एमाइलेज कहते हैं। उसके अलावा लाइसोजाइम भी होता है, क्लियर। ओके, पहला समझ में आया। और एज ए स्लेवरी ग्लैंड मैंने अभी आपको पूरा अच्छे से बताया था, लार ग्रंथि, क्लियर। उसके बाद दूसरा देखे गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, क्लियर, जठर ग्रंथि। इसका जो जूस होता है वो गैस्ट्रिक जूस होता है और जठर रस, क्लियर। इसमें HCl होने के कारण इसकी pH 1 से 2 होती है। और केमिकल कंपोजिशन जो है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसके अंदर म्यूकस, ओके, भी होता है। मैंने कहा पेप्सिनोजन, बोलो प्रो रेनिन, क्लियर। ओके, लाइपेज, ये एंजाइम भी होते हैं। उसके अलावा HCl। तो म्यूकस यानी श्लेष्मा, इसका स्त्रावण करने वाली सेल कौन सी होती है? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और लाइपेज का स्त्रावण करने वाली कौन सी होती है? ओके, और HCl का स्त्रावण करने वाली कौन सी होती है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। लाइपेज मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज, क्लियर। ओके, तो इसकी तो गोबलेट सेल होती है, ओके, या म्यूकस सेल भी कह सकते हैं। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और लाइपेज, जो गैस्ट्रिक लाइपेज, इसका सीक्रेशन करने वाली पेप्टिक सेल होती है, क्लियर। इसी को जाइमोजन सेल भी कहते हैं और इसी को आपको मैंने कहा चीप सेल भी कहते हैं। यानी ये सब इसके नाम हैं, चीप कोशिका, जाइमोजन और पेप्टिक सेल। HCl का सीक्रेशन करने वाली सेल, ओके, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ऑक्जेंटिक सेल, ओके, या उसी को कहते हैं बोलो पेराइटल सेल, क्लियर। ओके, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल, क्लियर। एक तो है बोलो ऑक्जेंटिक कोशिका, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है? पेराइटल सेल। उसके अलावा अर्जेंटोफिल सेल भी होती है जो सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन करती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस, उसकी पीएच, उसका कंपोजिशन और कंपोजिशन का सोर्स बताया। उसके बाद नंबर 3 देखते हैं, लीवर, नेम ऑफ जूस, बाइल जूस, ओके, पित्त रस होता है, हल्का सार्य होता है,
ओके 8.1 to 8.3 कर सकते हो। और कंपोजिशन में इसमें बाइल, सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट में बोलो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। क्लियर? एक ग्रीन कलर का और ये येलो। ओके, येलो पिगमेंट होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लियर? बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, सोडियम टर्कोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ये सॉल्ट होते हैं। और बाइल जूस का काम ही होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पाइसीकरण करना, जो बाइल सॉल्ट द्वारा किया जाता है। ये एक ऐसा जूस है जिसमें एंजाइम क्या होता है? एब्सेंट। क्लियर? ओके। उसके बाद नंबर 4 आ जाते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज मतलब अग्नाशय। क्लियर? तो इसके जूस का नाम क्या होता है? पेंक्रियाटिक जूस। क्लियर? मैंने कहा अग्नाशय रस। क्लियर? और इसकी भी पीएच सेम हल्का सारी ही होता है। और इसके अंदर क्या होता है? तो ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमो ट्रिप्सिनोजन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। ये सब एंजाइम किस में होते हैं? इसी जूस में होते हैं। क्लियर? उसके बाद एक और जूस है इंटेस्टाइनल जूस। एक और ग्लैंड है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्लियर? आंतरिक ग्रंथि। क्लियर? इसका जूस क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस। ध्यान रखना, यही एक जूस ऐसा होता है जिसका एक और नाम होता है और वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है सकस एंटेरिकस। क्लियर? एंटेरिकस। ओके, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सकस एंटेरिकस किस जूस का दूसरा नाम है। क्लियर? उसके बाद इसकी भी हल्का बोलो, सब सारे ही होता है हल्का। क्लियर? इसके अंदर क्या क्या होता है? तो इसमें एक इरेप्सिन एंजाइम होता है, सुक्रेज एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम होता है, लैक्टेज एंजाइम होता है। क्लियर? लैक्टेज एंजाइम होता है और लाइपेज एंजाइम होता है। क्लियर? यानी सारे के सारे डाइजेशन को कंप्लीट करने वाले एंजाइम होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको दोस्तों 5 पॉइंट में डाइजेस्टिव ग्लैंड बता दी। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं नंबर 6। मैंने कहा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्लियर? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी पाचन की क्रियाविधि। क्लियर? ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है, पाचन की क्रियाविधि। बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ओरल कैविटी। क्लियर? इन ओरल कैविटी मुख गुहा में केवल किसका होता है? स्टार्च का। क्लियर? ओनली स्टार्च का होता है। और वो कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। क्लियर? ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो होता है, किसी का भी हो। तो मुख गुहा के अंदर पाचित भोजन के रूप को बोलस कहते हैं। क्लियर? बोलो, पचित भोजन का रूप जो होता है उसे क्या कहते हैं? बोलस। क्लियर? यानी आगे बोलस ही जाएगा। ओके, मैंने कहा यहां पर डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड। क्लियर? उसके बाद इन इसोफेगस क्या लिखूंगा? बोलो, नो डाइजेशन, क्योंकि जिसके अंदर कोई जूस ही नहीं आएगा तो उसमें पाचन होगा भी नहीं। उसके बाद इन स्टोमक। क्लियर? अगर आमाशय में देखें
तो गैस्ट्रिक जूस द्वारा होगा, ओके, बाय गैस्ट्रिक जूस, ओके। और जैसे ही बोलो भोजन पहुंचेगा तो ऑक्जेंटिक सेल HCl का सीक्रेशन करेगा, और HCl का कार्य दो होता है। एक तो HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम, ओके, इन स्टोमक, ठीक है, आमाशय में पाचन अम्लीय माध्यम में होता है, वो ये प्रोवाइड करेगा। और दूसरा जो इनएक्टिव एंजाइम थे, पेप्सिनोजन जो है, ओके, पेप्सिनोजन, उसको HCl किस में बदलता है, पेप्सिन में। इसी तरह से प्रो रेनिन जो इनएक्टिव था, उसको किस में बदलता है, रेनिन में। क्लियर? ये काम HCl के होते हैं। तो अब क्या स्टेप होगी डाइजेशन की? तो सबसे पहले पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन आता है जो बोलस में, उस पर काम करता है पेप्सिन, और इसको पेप्टोन्स, ओके, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज, इनमें बदलता है। यानी ये क्या करता है, प्रोटीन को एक तो पेप्टोन्स में बदलता है और साथ में प्रोटियोजेज में, ठीक है, ओके जी। कौन बोलो, पेप्सिन, ठीक है, एंजाइम। इसी तरह से जो मिल्क प्रोटीन कैसीन होता है, उसमें रेनिन काम करता है, और रेनिन एंजाइम उसको पेरा कैसीनेट में बदलता है, पेरा कैसीनेट में बदलता है। क्लियर? इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, वो थोड़ी बहुत फैट को किस में बदलता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ओके। कौन? ये गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज। अब आपको पता होना चाहिए कि स्टोमक में जो भी पचित का भोजन का रूप होगा उसको कायम कहते हैं। क्लियर? यानी आमाशय में पचित भोजन का जो रूप होता है उसको क्या कहते हैं, कायम, ओके। उसके अलावा स्टोमक में ओनली प्रोटीन और फैट का ही डाइजेशन होता है, स्टार्च का नहीं होता है। तो कभी पूछा जाए प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्टोमक से होता है। क्लियर? ओके। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, मैंने कहा ड्यूोडेनम, मैंने कहा इन, ओके, ड्यूोडेनम, ड्यूोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, ओके, ग्रहणी में। और इसमें बाइल जूस एंड पैंक्रेटिक जूस, दो जूस इसमें आते हैं, ओके, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर? ओके। एक पित्त रस तथा अग्नाशय रस, ओके, द्वारा दो जूस आने के कारण मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पर होता है भोजन का। बोलो बाइल जूस क्या करेगा? बाइल जूस का तो काम ही है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी वसा का पाइसीकरण करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। क्लियर? ये पित्तरस का काम होता है, एंजाइम तो होता नहीं है। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर? पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा? तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पहले तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिजन है जो इनएक्टिव है। तो पहले क्या होता है, ये ट्रिप्सिनोजन, इसको एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज, बहुत बार पूछा गया है, वो इसको ट्रिप्सिन में बदलता है। क्लियर? ओके, एंटेरोकाइनेज, ये इसको किस में बदलता है, ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन क्या करता है, जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन है, उसको ये ट्रिप्सिन क्या करता है, काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। किस में बदलता है बोलो, काइमोट्रिप्सिन में। ओके, ये काइमोट्रिप्सिन में बदलता है।
फिर ये काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन का पार्ट आया था, क्या आया था, पेप्टोन्स प्लस पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज, क्लियर। उसको ये काइमोट्रिप्सिन इस पे काम करता है और इसको डाइपेप्टाइड में बदलता है। अभी भी प्रोटीन का पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है। इसी तरह से इसमें एमाइलेज होता है, वो क्या करता है, स्टार्च पर काम करता है, ओके, और डाइसेकेराइड में बदलता है, क्लियर। इसी तरह से पैंक्रेटिक जूस के अंदर आपका लाइपेज होता है, जो मैंने कहा इमल्सिफाइड फैट है हमारी, क्लियर, ओके, इमल्सिफाइड फैट है, उसका मैक्सिमम डाइजेशन करता है और फैट कभी पॉलीमर नहीं बनाता है, इसलिए जब भी टूटेगा तो बोलो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ही टूटेगा, क्लियर। इस तरह से हमने देखा कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, ड्यूोडेनम में, क्लियर। लेकिन कंप्लीट तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर पचित भोजन के रूप को क्या कहते हैं, कायल कहते हैं, क्योंकि भोजन घायल हो चुका है। तो आपको मैंने कहा पचित भोजन के रूप को क्या कहते हैं, बोलो कायल, ओके, जो आगे जाएगा, क्लियर, कहते हैं। ड्यूोडेनम पहला ऐसा भाग है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड सबका डाइजेशन हुआ है, क्लियर, ओके। और मैंने कहा मैक्सिमम डाइजेशन, ओके, ऑफ फूड, बोलो आपका कहाँ होता है, ड्यूोडेनम में। उसके बाद आ जाते हैं जेजेनम, क्लियर, इन मैंने कहा जेजेनम, ओके। तो जेजेनम में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन, क्लियर, ओके, मतलब डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। किसके द्वारा होगा, बोलो बाय इंटेस्टाइनल, ओके, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंतरीय ग्रंथियों द्वारा होता है, क्लियर, ओके, आंतरीय ग्रंथियों, ओके, द्वारा, जिसका जूस का नाम क्या होगा, इंटेस्टाइनल जूस, क्लियर, बोलो पाचन पूर्ण, ओके, होता है। तो किस तरह से होगा, तो इंटेस्टाइनल जूस जो है, मेरे कहने का मतलब है वो भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड में भी दो चीज़ें आती है। एक आती है, मैंने आपको क्रिप्स, ओके, ऑफ लिवर कोन, यानी लिवर कोन्स, क्लियर, की दरारें, और एक आती है बूनर्स ग्लैंड, क्लियर, बूनर्स ग्रंथि, क्लियर, बूनर्स ग्लैंड। बूनर्स ग्लैंड का काम होता है केवल एल्कलाइन वाटर, ओके, को स्त्रावित करना, क्लियर, रिलीज का सीक्रेशन, क्लियर, सारीय जल, ओके, सारीय जल का स्त्रावण। जबकि जो आपकी क्रेप्स ऑफ लिवर कोन्स है, ठीक है, मैंने कहा क्रिप्स ऑफ लिवर कोन जो है ये एल्कलाइन एंजाइम, क्लियर, एल्कलाइन एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं, ओके, यानी सारीय एंजाइम, क्लियर। तो एल्कलाइन एंजाइम और एल्कलाइन वाटर दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, जिसको सकस एंटेरिकस कहते हैं, क्लियर, ओके। इसी को क्या कहते हैं, सकस, मैंने कहा एंटेरिकस, क्लियर, या इसी को कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस, जिसके अंदर ऐसी चीज़ें होती जो भोजन को पूरा कर देगी, कंप्लीट डाइजेशन। स्टेप्स की बात करें तो अब आपका डाइपेप्टाइड आया है यहाँ पर, ओके, तो डाइपेप्टाइड पे काम करेगा इरेप्सिन एंजाइम। कौन सा काम करेगा एंजाइम, इरेप्सिन, और वो उसको एमिनो एसिड में बदल देगा। इतना तो जानते हैं, एमिनो एसिड बदलने का मतलब है डाइजेशन का कंप्लीट हो जाना, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा जो डाइसेकेराइड है, सुक्रोज उस पर काम करेगा, सुक्रेज, और उसको
ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ देगा, बोले तो मोनोसेकेराइड में तोड़ देगा। ये कौन है बोलो? सुक्रोज। जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम क्या है? ओके, सुक्रेज। ओके, और बना क्या बोलो? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्लियर? इसी तरह से यहां पर माल्टोज पर काम करेगा माल्टेज, और उसको किस में बदलेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। इसी तरह से मैंने कहा लैक्टोज पर काम करेगा लैक्टेज, और उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल दिया जाएगा। इस तरह से ये जो डाइसेकेराइड होते हैं, ओके, डाइसेकेराइड, उनको किस में बदल दिया जाता है? मोनोसेकेराइड। यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी कंप्लीट। थोड़ी बहुत फैट रह गई है तो इस जूस में भी लाइपेज होता है, और वो बची हुई फैट को भी तोड़ देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो इस तरह से आपका डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट। तो इसका मतलब हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि भाई डाइजेशन कंप्लीट बोलो ही स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो केवल अनडाइजेस्टेड फूड को सेमी सॉलिड स्टूल में बदला जाता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करके। तो इसका मतलब हमें पूरा ये वाली चीज़ समझ में आ गई है जिसका नाम था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्लियर? उसके बाद नंबर 7 में आपको क्या बता रहा हूँ? फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर? ओके, फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की क्रियाविधि। क्लियर? ओके, पचित भोजन के एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। क्लियर? पचित भोजन का अवशोषण अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? मैक्सिमम, ओके, एंड कंप्लीट बोलो एब्जॉर्प्शन, ओके, ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी पचित भोजन का अधिकांश तथा पूर्ण जो अवशोषण होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। किस में होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने देखा कि कंप्लीट, आपसे मैंने कहा डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन भी यही हुआ, और डाइजेस्टेड फूड का मैक्सिमम और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी यही हुआ। तो ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है जिसकी वजह से यहाँ हो जाता है? तो इसको हम ये देख सकते हैं कि बोलो इन वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? ये मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। बोलो 3 स्ट्रक्चर होती है जो 600 टाइम वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडिनल, ओके, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड, ओके, अनुदैर्ध्य वलन। ये 3 गुना बढ़ाते हैं किसको? भोजन अवशोषण। क्लियर? इनकी प्रेजेंस से वाटर एब्जॉर्प्शन, बोला आपका फूड एब्जॉर्प्शन कितना बढ़ जाता है? 3 टाइम्स। उसके बाद विलाई, मैंने कहा रसांकुर। क्लियर? ये भी उपस्थित होते हैं, इनकी वजह से 10 गुना बढ़ जाता है, 10 टाइम्स। उसके अलावा माइक्रोविलाई भी होते हैं, सूक्ष्मांकुर, ओके, इसकी वजह से 20 टाइम्स बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं 3 × 10 × 20, इन तीनों स्ट्रक्चर की वजह से 600 गुना भोजन का अवशोषण बढ़ जाता है। इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर
बोलो आपका मैक्सिमम डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। बोलो क्लियर। लार्ज इंटेस्टाइन तो केवल जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन करके उसे सेमी सॉलिड स्टूल में बदलता है। क्लियर? ओके। तो आई होप आपको ये वाला लॉजिक भी समझ में आया होगा। यहाँ पर नंबर 8 मैं लिख देता हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन ओके का जो कार्य है, बोलो क्लियर, वो क्या होता है? अपचित भोजन ओके, अनडाइजेस्टेड फूड। क्लियर? अनडाइजेस्टेड जो फूड है, क्लियर, ओके, से जल का अवशोषण ओके करके उसे अर्ध ठोस मल सेमी सॉलिड स्टूल में बदलता है। क्लियर? और कोई रोल नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो आई होप आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। नाउ स्टार्ट कर रहे हैं हम, बोलो रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा है? बोलो लंग्स है। तो इसमें हमें लंग्स के बारे में स्टडी करना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए श्वसन मार्ग, रेस्पिरेटरी ट्रैक, पाथवे। तो सबसे पहले क्या होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्लियर? ओके, बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र। उसके बाद क्या आता है? फेरिंग्स ओके। इसका मतलब ये हुआ कि फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों के बीच का कॉमन ट्रैक है। इसलिए आप भी देखो, मैं आपको डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी एक साथ पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? ओके। इससे पहले मैंने एंडोक्राइन और नर्वस भी एक साथ करवाया था। क्लियर? ओके। फेरिंग्स के बाद आएगा लेरिंग्स ओके। लेरिंग्स क्या होता है? वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। क्लियर? ध्वनि उत्पादक अंग। लेरिंग्स के बाद आएगा ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। क्लियर? ट्रेकिया एंड क्या आएगा? बोलो ब्रोंकाई ओके। ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई। क्लियर? ये क्या लिखा मैंने? लेरिंग्स। बच्चा बच्चा जानता, बहुत फेमस है। ट्रेकिया ब्रोंकाई के बाद क्या आएगा? ब्रोंकियल ट्री। क्लियर? ओके, ब्रोंकियल ट्री ओके। ब्रोंकियल ट्री का मतलब प्राइमरी ब्रोंकियल, सेकेंडरी ब्रोंकियल और टर्सरी ब्रोंकियल सब मिलाकर। क्लियर? देन मैंने कहा आपको लंग्स। क्लियर? और लंग्स की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है एल्वियोली, कुप्पिकाएं। क्लियर? ये क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ओके यूनिट ऑफ लंग्स, फेफड़ों की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। क्लियर? ओके, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। क्लियर? तो पहले पॉइंट में मैंने ट्रैक बता दिया। दूसरे में आपको मैं थोड़ा लेरिंग्स के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सी बार अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, लेरिंग्स के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो ये ध्वनि उत्पादक अंग। क्लियर? वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ओके है। यहीं पर नोट करके पता होना चाहिए कि पक्षियों में, इन बर्ड्स ओके, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है उसको सेरिंग्स कहते हैं। अपने में होता है लेरिंग्स और उनमें होता है सेरिंग। कितनी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। लेरिंग्स पूरी तरह से कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, जिसकी स्ट्रक्चर में 4 कार्टिलेज होती है। क्लियर? तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ लेरिंग्स की, जिसमें सब कुछ बता दूंगा।
जब हम लेरिंग्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लियर, ओके। देखो, ये सबसे पहले थायराइड कार्टिलेज, ओके, थायराइड उपास्थि। इसके लिए यहाँ बातें बता रहा हूँ। एक तो ये सिंगल होती है, आपको उसे डबल दिख रहा है, ऐसा नहीं, ये ऐसे है। मैंने कहा सी शेप होती है, और जो भी चीज़ सी शेप होती है वो एक सतह पर इनकम्प्लीट होती है। तो मैंने कहा इनकम्प्लीट एट डोर्सल सरफेस, क्लियर, ओके, डोर्सल सरफेस। आप इमेजिन करो, ये हमारी गर्दन है, यही लैरिंग्स है, तो ये हमारा वेंट्रल होता है, पीछे वाला डोर्सल होता है। तो ये यहाँ देखो कि टच करके यहाँ लैरिंग्स है। कभी कभी किसी में ये ऐसे उभर जाता है, ये लैरिंग्स की साइज बढ़ जाती है, क्लियर, जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है? मैंने कहा एग्जाम्पल ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, ओके, काचाब उपास्थि की बनी होती है, क्लियर, ओके, काचाब उपास्थि की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो क्या है? क्रीकोइड कार्टिलेज, नंबर 2 इसको दे देते हैं। ये रिंग शेप होती है, एक होती है, ओके, और ये भी किसकी बनी होती है? हाईलाइन कार्टिलेज, ओके। उसके बाद ये जो मैंने बनाया है ये है अरेटिनॉइड कार्टिलेज, क्लियर, ओके, एरेटिनॉइड उपास्थि। और जो एरेटिनॉइड कार्टिलेज होती है वो पिरामिड शेप होती है। कैसी होती है? पिरामिड शेप। एक चीज पेयर्ड होती है, बोलो आपका एक जोड़ी होती है, और किसकी बनी होती है? हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है जी। यहाँ पर थायराइड और जो आपकी एरेटिनॉइड है, इनके बीच में एक जोड़ी ये क्या होता है? वोकल कॉर्ड, क्लियर। इसीलिए लैरिंग्स को वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहा जाता है। उसके बाद ये तो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को यही बंद करता है। और ये किसका बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का, क्लियर, किसका बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का। और ये जो है सेंटरोनी कार्टिलेज, नंबर 4, क्लियर, 4 होती है, बोलो ये नंबर 4 सेंटेरोनी कार्टिलेज, क्लियर। जो सेंटेरोनी कार्टिलेज है उसके लिए एक तो राउंड है ये, ओके, मैंने कहा यहाँ पर ऐसे दे देते हैं, 2 है, गोल है, और ये किसकी बनी होती है? इलास्टिक कार्टिलेज की। इसका मतलब जब भी हम घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस बंद होता है इसी पर गिरता है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा लैरिंग्स के बारे में बताया, क्लियर। अब यहाँ पर ट्रेकिया और ब्रोंकाई के बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ट्रेकिया और ब्रोंकाई, क्लियर, ओके। तो जस्ट लैरिंग्स के आगे ही बोलो आपका ये क्या रहता है? ट्रेकिया और ब्रोंकाई। मतलब ये जो मैंने बनाया ये इस तरह से ट्रेकिया ब्रोंकाई रहते हैं, जिसमें ये सी शेप रिंग होते हैं, क्लियर। तो मैंने कहा ये तो लैरिंग्स का पार्ट था। ये जो मैं आपको ऐसा बना रहा था, ओके, यही क्या है? बोलो ट्रेकिया ब्रोंकाई, जिसमें ये क्या होता है? सी शेप रिंग, सी आकृति के छल्ले। क्या क्या खासियत है इनकी? बोलो 16 से 20, ओके। दूसरा हाईलाइन कार्टिलेज के बने, हाईलाइन कार्टिलेज काचाब उपास्थि, क्लियर, के बने। और सी शेप है तो इनकम्प्लीट होंगे, डोर्सल सरफेस पर अपूर्ण, क्लियर, इनकम्प्लीट एट डोर्सल सरफेस, क्लियर। उसके बाद तो ब्रोंकियल ट्री आ जाएगा, ओके, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी,
फिर लंग्स के अंदर जाल बिखर जाएगा। क्लियर? जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ट्रैक नैरो होता है। इसी को क्या कहते हैं बोलो? ब्रोंकियल ट्री। इसको क्या कहते हैं बोलो? ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। क्लियर? ओके, ये भी समझ में आया बोलो? उसके बाद बात करते हैं लंग्स की। ओके, तो दो जोड़ी लंग्स होते हैं, एक जोड़ी लंग्स होते हैं। ओके, मैंने कहा यहां पर ये जो आपका राइट लंग्स होता है इसमें 3 लोब होते हैं, और जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें 2 लोब होते हैं। क्लियर? इधर कार्डियक नोच नहीं होती, इसमें क्या होती है? कार्डियक नोच, हृदय खांच इसमें उपस्थित होती है। ओके, लंग्स जो होता है वो कंप्लीटली बोलो प्लूरा से ढका रहता है। बाहर वाली पेराइटल प्लूरा, अंदर वाली विसरल प्लूरा। क्लियर? और बीच में प्लूरल कैविटी है। ये क्या होता है बोलो? पेराइटल प्लूरा। ओके, ये क्या है? विसरल प्लूरा। ये पेराइटल प्लूरा, ये विसरल प्लूरा, और दोनों के बीच में जो कैविटी होती है उसको क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। और उसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। वही लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर? प्लूरल फ्लूइड। क्लियर? ओके, जब टीबी वगैरह हो जाती है तो बहुत सी बार इसका वॉल्यूम बढ़ भी जाता है। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? क्लियर? तो ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर 4 बातों में बताया। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्चुअली हमें क्या पढ़ना पड़ता है? वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्लियर? ओके, ब्रीदिंग पढ़ना पड़ता है। क्लियर? मैंने कहा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्लियर? संवातन की क्रिया विधि। ब्रीदिंग में 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। क्लियर? मैंने कहा एक इंस्पायरेशन, ओके, एक होता है एक्सपायरेशन। एक मैंने कहा अंत्यश्वसन और एक बहिश्वसन। क्लियर? डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले ये एक्टिव प्रोसेस है। ओके, ये पैसिव प्रोसेस है। इसमें 2 सेकंड का टाइम पीरियड लगता है, इसमें 3 सेकंड का टाइम लगता है। इसमें इन्वायरमेंट एयर, जो इन्वायरमेंटल एयर है उसको दोनों लंग्स में लिया जाता है। इसमें लंग्स से एयर को वापस इन्वायरमेंट में छोड़ा जाता है। ओके, उसके बाद नंबर 4, इस समय क्या होता है? इस समय क्या होता है? तो हमारी ब्रीदिंग के अंदर 2 मसल काम आती है, एक डायाफ्राम की रेडियल मसल, एक हमारी 12 पेयर रिब्स होती है, उनके बिटवीन 11 पेयर इंटरकोस्टल मसल होती है। सारा खेल उन्हीं का है। क्लियर? तो आपको मैंने कहा ये डायाफ्राम की रेडियल मसल, रेडियल पेशी, ओके, एंड EICM इंटरकोस्टल, मैंने कहा EICM। ओके, यहाँ पर EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ओके, बाह्य अंतर परशुक पेशी में मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन, ओके, संकुचन होने से होता है, और यह
सेम चीज में क्या होने से, रिलैक्सेशन, क्योंकि जो होगा उसका उल्टा होगा, शीतलन, क्लियर, होने से होता है। चलो करके देखते हैं। मैंने कहा EICM में संकुचन होगा, ओके, में क्या होगा, संकुचन। इसके संकुचन होने से क्या होता है, स्टर्नम एंड रिब्स जो है वो मैंने कहा आपको अपवर्ड, ओके, एंड आउटसाइड मूव होती है। इससे क्या होता है, जब रिब्स ऊपर की ओर बाहर की ओर जाएगी तो थोरेसिक एज का वॉल्यूम बढ़ेगा। बट आजकल पूछते हैं कौन सा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आपको मैं लिख रहा हूं डोर्सी वेंट्रल, ओके, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि ये वेंट्रल है, ये डोर्सल है, यही वाला वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओके। फिर मैंने कहा उसके साथ साथ क्या होगा, रेडियल मसल, क्लियर, में संकुचन, और उसमें संकुचन होते ही क्या होगा कि ये जो डायाफ्राम डोम शेप है वो फ्लैट हो जाएगा। तो आप कहोगे एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज इंक्रीज हो जाएगा, अदर पश्च बोलो आयतन बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इन दोनों वॉल्यूम के बढ़ने से आपका वक्षीय गुहा, थोरेसिक गेज का जो आयतन है वो ऑल ओवर क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब वॉल्यूम और प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो थोरेसिक केज का प्रेशर कम होगा, और एयर जो है वो हमेशा, मैंने कहा हाई प्रेशर टू कहा जाती है लो प्रेशर, इसीलिए क्या हो जाएगी, एयर इन्वायरमेंट से लंग्स में आ जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। अब इधर तो जस्ट उल्टा होगा, बोलो आपका EICM में क्या होगा, शीतलन, और उसमें शीतलन होने से क्या हो जाएगा, जो आपकी स्टर्नम और रिब्स है, क्लियर, ओके, वो क्या होगी, वापस डाउनवर्ड, मैंने कहा एंड इनवर्ड, क्लियर, ओके, मूव करेगी। इससे क्या हो जाएगा, वापस आपका डोर्सी वेंट्रल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इधर मैंने कहा रेडियल, ओके, मसल में शीतलन होने से क्या हो जाएगा, वापस ये डायफ्राम बोलो फ्लैट से क्या हो जाएगा, डोम शेप। तो वो इन दोनों होने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज, जो वक्षीय गुहा है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, एयर वापस बाहर निकल जाएगी, क्लियर। तो आई होप आपको ब्रीदिंग की मैकेनिज्म समझ में आई होगी। मैंने ऐसी छोटी छोटी बातें बताई है जो आजकल आता है कि वॉल्यूम बढ़ता है तो कौन से वॉल्यूम, डोर्सी वेंट्रल कौन बढ़ाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर कौन बढ़ाता है, इनमें भी सबसे पहले संकुचन किस में होता है, ओके, पहले EICM में होता है, फिर रेडियल में होता है। आया समझ में। अब हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब ब्रीथिंग की मैकेनिज्म समझ चुके हैं तो हमें पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट, क्लियर, ओके, ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, क्लियर। सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, क्लियर, ओके, ऑफ O2 गैस। तो O2 गैस का ट्रांसपोर्ट 3% मैंने कहा रक्त में, ब्लड में, ओके, घुलनशीलता के रूप में, ओके, लेकिन 97% बोलो किससे होता है, बाई HB यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, क्लियर। हीमोग्लोबिन जब O2 से जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्लियर, ओके।
HbO2, ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, क्लियर। हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इनकम्प्लीट कंबंशन होगा तो बनेगा, अदरवाइज हीमोग्लोबिन हमेशा किससे जुड़ता है, O2 से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन जो है वो CO से जुड़ने की प्रवृत्ति इससे कितनी ज़्यादा रखता है, O2 की तुलना में 200 से 300 गुना, ओके, ज़्यादा मैंने कहा, ओके, रखता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्लियर। अच्छा अब आपको मैंने कहा कि जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ हीमोग्लोबिन बोलो उसको रिलीज कर देगा, जहाँ पर भी बोलो आपको मैंने कहा कि ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उससे जोड़ेगा, इस तरह से ट्रांसपोर्ट करेगा। अब इस बात को समझने के लिए आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, क्लियर। अगर अच्छे क्वेश्चन बनाने तो सारे यहीं से बनते हैं, क्लियर। पहले तो सिग्मोइड कर्व होता है, ओके, बायोलॉजी में ज़्यादातर कर्व सिग्मोइड ही होते हैं। ये मैंने यहाँ पर सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन और यहाँ पर लिया मैंने O2 टेंशन, क्लियर, ओके। और ये ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। ये PCO2 40 mm ऑफ Hg। अब आपको मैंने कहा अगर ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता है तो ये शो करता है किसको, एसोसिएशन को, क्लियर। भाई सीधी सी बात है, उधर परसेंट सैचुरेशन परसेंटेज HbO2 है, संयोजन को शो करता है, यानी और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ेगा। अगर ये ग्राफ नीचे की ओर शिफ्ट होता है तो वो किसको शो करता है, डिसोसिएशन को, क्लियर, वियोजन को, ओके। और जो एसोसिएशन ऊपर की ओर बोलो ग्राफ जाएगा उसी को कहा जाता है लेफ्ट साइड शिफ्टिंग। क्या कहा जाता है, लेफ्ट साइड शिफ्टिंग, ओके। और जो डिसोसिएशन या नीचे की ओर जाता है उसको बोलते हैं राइट साइड, ओके, शिफ्टिंग। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपको एक और ग्राफ बताऊंगा जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होगी। जैसे ये ग्राफ बनाया मैंने, ओके, इसके साथ साथ 3 ग्राफ बना रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पर ये है PCO2 mm, PCO2 40 mm ऑफ Hg। अब आपको मैंने कहा इधर डिसोसिएशन इधर एसोसिएशन, जब भी CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, CO2 का दाब ज़्यादा होगा, आंशिक दाब ज़्यादा होगा तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। इसलिए ये लेवल 60 mm ऑफ Hg का है, क्लियर। और ये लेवल जो है वो क्या है बोलो, 20 mm ऑफ Hg। मतलब इमेजिन करो ये मैंने ग्राफ बनाया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो कब कब होगा और राइट साइड शिफ्ट होगा तो कब कब होगा। इधर वही है सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ और वही O2 टेंशन, क्लियर। तो यहाँ से हम निकालते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड, ओके, शिफ्टिंग, क्लियर। और इधर मैंने कहा राइट साइड शिफ्टिंग, क्लियर, ओके। तो लेफ्ट साइड शिफ्टिंग मैंने कहा कब होगी, जब PCO2 क्या होगा बोलो, डिक्रीज, क्लियर। राइट साइड शिफ्टिंग कब होगी, जब PCO2 क्या होगा, इंक्रीज, यानी CO2 का आंशिक दाब क्या होगा, इंक्रीज, क्लियर। अच्छा, तो दूसरा लिख सकता हूँ, मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 यानी CO2 की सांद्रता जब जब बोलो मैंने कहा घटेगी तब तक आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्टिंग होगा, ओके। और जब जब मैंने कहा CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तब तब राइट साइड शिफ्टिंग होगा, क्लियर। इसी तरह से टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो लेफ्ट साइड शिफ्टिंग होगा
और टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो राइट साइड शिफ्टिंग, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा और टूटने का मतलब राइट साइड शिफ्टिंग। क्लियर? ओके। और मैंने कहा पीएच की बात करें तो अभी अभी मैंने बोला कि जब PCO2 ज़्यादा होगा तो राइट साइड शिफ्टिंग होगा। CO2 आज एसिडिक गैस है तो pH डिक्रीज पर राइट साइड शिफ्टिंग, pH इंक्रीज पर लेफ्ट साइड शिफ्टिंग। राइट साइड शिफ्टिंग का मतलब है डिसोसिएशन। क्लियर? ओके। ऑफ HbO2। क्लियर? और मैंने कहा लेफ्ट साइड शिफ्टिंग का मतलब है एसोसिएशन। क्लियर? ओके। ऑफ मैंने कहा HbO2। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपको समझ में आया होगा। तो आपको इस तरह से मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 का बताया, इसी तरह से हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का। क्लियर? ये हमारा पॉइंट था 6। ओके। और अब हम देख रहे हैं नंबर 7। क्लियर? इसमें हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट। क्लियर? ओके। ऑफ CO2। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 तरह से होता है। एक तो भाई मैंने कहा सोलेबल, ओके, फॉर्म ऑफ इन ब्लड प्लाज्मा। क्लियर? इन ब्लड, ओके, प्लाज्मा। एक बाई हीमोग्लोबिन और एक बाई कार्बोनेट आयन। क्लियर? तो ध्यान रखना 7% इस फॉर्मेट से होता है, 23% और 70%, यानी मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई कार्बोनेट आयन के रूप में होता है। अब कैसे होता है वो आपको मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ध्यान समझो। मैंने लिखा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाई, मैंने कहा बाई कार्बोनेट आयंस। क्लियर? तो इमेजिंग करो ये एक मैंने ब्लड, ये डब्बा है जिसको मैंने ब्लड बताया। क्लियर? ब्लड में RBC होती है, ये मैंने RBC बना दी। क्लियर? ओके। ये क्या है? RBC। अब ब्लड में CO2 है, ओके, ब्लड में भी वाटर है तो ब्लड में भी आपको मैंने कहा H2CO3 बनेगा। ये CO2 इसमें भी जाएगा RBC में भी, और RBC में भी मैंने कहा H2CO3 बनेगा। लेकिन होता क्या है कि RBC के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। ओके, कार्बोनिक, ओके, एनहाइड्रेज एंजाइम, जो कि हमारी बॉडी का सबसे फास्टेज एंजाइम होता है। वो इसको किस में तोड़ता है? H+ और HCO3- में, बाइकार्बोनेट आयन में। क्लियर? ओके। तो एक बात ध्यान रखना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। क्लियर? इधर लिख देता हूं कार्बोनिक, ओके, एनहाइड्रेज एंजाइम, हाइड्रेज एंजाइम, जिसे बॉडी का सबसे फास्टेज एंजाइम माना जाता है। ये RBC में होता है और इसकी उपस्थिति से H2CO3 जो आपका का ब्रेकडाउन जो है, ब्रेकडाउन, टूटना 5000 टाइम, 5000 गुना बढ़ जाता है। ये 2 एग्जामों में पिछले साल पूछा गया, 500 गुना, 50 गुना, 5000 गुना, तो 5000 गुना बढ़ जाता है। क्लियर? ओके। फिर क्या होता है, ये जो आपका बाइकार्बोनेट आयन है वो ब्लड में आता है और ब्लड में संतुलन के लिए वापस अंदर Cl जाता है। तो बाइकार्बोनेट आयन का RBC से ब्लड में आना और ब्लड से Cl का जाना, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। ओके। और इसी को बोला जाता है हैमबर्गर, ओके, फिनोमिना। क्या बोला जाता है इसको? बोलो हैम, मैंने कहा बर्गर घटना। क्लियर? ओके। और इसी को कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोराइड शिफ्ट में कौन किधर आया कौन गया, बाइकार्बोनेट आया RBC से ब्लड में और Cl गया ब्लड से RBC में। क्लियर? तो इस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी तरह से एक पॉइंट नंबर 8, आपको कभी कभी टाइडल वॉल्यूम का पूछ लेते हैं तो वो 500 ml होता है। ओके। स्पायरोमेट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम कि नॉर्मल ब्रीदिंग में अंदर ली गई या बाहर निकाली गई वायु का आयतन कितना होता है, तो 500 ml होता है।
इस 500 ml में से 150 ml तो हमारे डेड स्पेस वॉल्यूम होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही ले जाता है, और 350 ml होता है जो वेंटिलेशन वॉल्यूम होता है, जो लंग्स में जाकर काम करता है। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बता दिया। और अगर आपसे पूछे कि ब्रीदिंग का कंट्रोल कौन करता है, तो आपको ब्रीदिंग कंट्रोल तो ये तो मैं नर्वस सिस्टम में ही कर चुका हूँ, ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो कौन करेगा? बोलो मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर? मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर? सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण यही करता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से दोनों रैपिड फास्ट तरीके से लगभग 1 घंटे के अंदर मैंने डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी का हर वो पहलू टच किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम में हमें जरूर आपको याद रखना चाहिए। जरूर कमेंट्स करके बताएं कि हमारी रैपिड फास्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है और इसमें और क्या क्या चेंज करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो पढ़ते रहे और सीखते रहें।